आज से मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर है, पहली गोली तो अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन एक भी गोली यदि पाकिस्तान की तरफ से चलती है तो फिर अपनी गोलियों को काउंट भी नहीं किया जाना चाहिए, गिना भी नहीं जाना। हमले से कुछ नहीं होगा। हमले पहले भी हुए हैं और उसका नतीजा ठीक नहीं निकला। अगर मसला हल करना है तो बातचीत के जरिए हल करना है, और ये ड्रामा वाला नहीं, ये जो क्या कहते हैं हाई प्रोफाइल वजीर आजम साहब का अचानक वहां जाना, इससे कुछ नहीं निकलेगा। आप लोअर लेवल पे कंसिस्टेंटली बात करिए और जो टिकलिश इश्यूज हैं उनको इग्नोर मत करिए, उन पे बात करिए और नतीजे जो हैं खुद ब खुद आपके सामने होंगे। और राजनाथ सिंह बोलते हैं पहला गोली हम नहीं चलाएंगे, ये हमारे जवानों को ही कटवा रहे हैं लोग। CRF के BSF के हमारे जवानों को भेड़ बकरी के तरह लोग कटवा रहा है। ये देश ही डरपोकों के हाथ में सुरक्षित नहीं है। रोज हमारे जवानों को पिटवा रहा है, सीमा सुरक्षित नहीं है। पहले भी आके अंदर मार के पीट के गया ही, वहाँ काट के गया ना सब। ये बहुत सीरियस बात है। लालू प्रसाद बोल रहे हैं सीरियस बात है। जाहिर है देश की सुरक्षा का सवाल है कश्मीर का। करमवीर जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करते हुए जानना चाहता हूं, कश्मीर के अंदरूनी हालात को लेकर क्या सियासत के इस दौर में कहीं मोदी सरकार नब्ज टटोलने में या फिर नब्ज को पकड़ने में नाकामयाब साबित हुई है? क्योंकि जनवरी के बाद अचानक जो सिलसिला है आतंकी हमलों का रुक जाता है, 6 महीने की शांति और फिर से अचानक 1 महीने के दरमियान 4 बार दहशतगर्दी को अंजाम खुले तौर पर दिया जाता है, सुरक्षा बलों के सीने पर गोलियां चलाई जाती है। तो क्या लगता है कि कहीं ये जो नब्ज है ये भीतर में पकड़ने में नाकामयाब है? क्योंकि आज की तस्वीर सोपोर की बयान करती है लोग किस तरह से सुरक्षा बलों के खिलाफ थे और दहशतगर्दों के साथ थे। जी, जहाँ तक कश्मीर की बात है, कश्मीर में मुझे लगता है कि क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसीज, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल इस पर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पुलिस अलग से है। सो जो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार हो, महबूबा मुफ्ती की, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही हो, दोनों का जो पॉलिसी रही है वो वहाँ की जो सेपरेटिस्ट लीडर है उनको लेकर के हमेशा कंफ्यूज रहे हैं। खुले तौर पे ना तो वो एक्सपोज उनको करते हैं, आइसोलेट करते हैं, आलोचना उनकी करते हैं, और ना ही उनकी कभी भी उनको एक मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए कभी कोई बातचीत करते हैं। सो जहाँ तक इनकी महबूबा मुफ्ती का सवाल है, उन्होंने इस पंपोर की घटना के ऊपर उन्होंने कहा है कि इस तरह के जो आतंकवादी हैं वो इस्लाम के लिए भी बुरी खबर है, एक शर्म का मामला है, और कश्मीर के लिए भी, दोनों के लिए ही ये अच्छा नहीं है, दोनों के लिए बुरा बताए। सो महबूबा मुफ्ती ने इन आतंकवादी घटनाओं को एक रिलीजियस डायमेंशन देने की कोशिश की है कि उन्होंने इस्लाम का और इन आतंकवाद का दोनों का एक कनेक्शन बताया। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं वो पाकिस्तान से सपोर्टेड गतिविधियां हैं, और भारत का स्टैंड ये रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो करते हैं इस तरह की गतिविधियां, लेकिन दे आर फुली सपोर्टेड बाय सिक्योरिटीज एजेंसीज। इस बार जो मोदी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी रहा है, उन्होंने ये कहा कि एक्सेप्ट तो किया कि चलो नॉन स्टेट एक्टर्स का ये एक कार्य रहा इस तरह का, लेकिन इस बात को उन्होंने पूरी तरह से असफल रहे कि जो सरकारी एजेंसी है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना इस तरह की गतिविधियां नहीं हो सकती। पाकिस्तान आर्मी, मिलिट्री इंटेलिजेंस पंपोर वाले हमले में भी कहीं ना कहीं जो शंकर जी ने भी माना कि इंटेलिजेंस फेलियर रहा है, इंटरनल जो अलर्ट्स है उन पर काम नहीं किया गया। तो जाहिर है कि ये क्या केंद्र सरकार के खाते में जाना चाहिए इस नाकामयाबी को? देखिए, कोई भी सरकार हो और कहीं भी देश में कोई भी घटना हो, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सीधे सीधे सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसमें कहीं शक नहीं है। आज जो देश में घटना हुई है उसके लिए केंद्र सरकार सीधे सीधे रूप से जिम्मेदार है। अब उसका माइक्रो जो सिस्टम है उसके अंदर उसकी जांच कराना, इंटेलिजेंस फेलियर है या क्या फेलियर है, ये तो हर एक घटना, हर एक हार, हर एक जीत कुछ न कुछ हमको सिखा के जाती है। तो इसलिए वो सीखने की बात है उसमें से। अब जो कुछ हुआ है वो तो सबके सामने है, उसमें कुछ बदलाव की बात नहीं है। दूसरी बात, एक प्रधानमंत्री जी ने कल एक मुख्य बात कही थी, अपन पहले भी एक बार इस पर चर्चा कर चुके हैं इसी मंच के ऊपर, कि पाकिस्तान के साथ हमारी एक समस्या ये भी है किससे बात करें।
वहाँ के अगर प्रधानमंत्री और निर्वाचित सरकार से अब तक हम बात करते आए हैं, वहाँ से उनसे बात करते हैं तो उनके सत्ता के कई केंद्र हैं। वहाँ पर सत्ता के केंद्र सेना है, वहाँ सत्ता के केंद्र धार्मिक नेता है, वहाँ सत्ता के केंद्र आतंकवादियों का एक बड़ा जलसा है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कल इस बात में कि हमको उस मामले में भी एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी कि किस हद तक किन किन व्यक्तियों से हमको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सवाल उसके बाद इंटेलिजेंस फेलियर का भी नहीं है। सवाल है कि कश्मीरी गवर्नमेंट के साथ जब आप सत्ता में काबिज हैं साथ में मुफ्ती के, तो ऐसे हालात में जो लोकल सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। नहीं बिल्कुल नहीं है अश्विनी जी। मैं आपको बता देता हूं, जहां तक लोकल लोगों का सवाल है, वहां के जो लोग रेजिडेंट है वो तो पहले भी ही आतंकवादियों को साथ में सपोर्ट करते थे, रात को खाना खिलाते थे, घर पे रुकवाते थे और आज भी करते हैं। इसलिए उसमें कुछ नहीं है, सरकार उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होती है, सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं है, न पहले की सरकार का था न आज की सरकार का है। वो केवल मात्र वो जो वहाँ के लोकल लोग हैं अपने अपने संबंधों के कारण से रुकते हैं। आज मैं भी यहाँ से मुंबई जाता हूँ या कलकत्ता जाता हूँ, कहीं भी दूर दराज जाता हूँ, तो मैं किसी न किसी की चिट्ठी लेके जाता हूँ और उनके घर जाके रुकता हूँ। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये पता नहीं है, उनको तो पता भी होता है कि भाई ये करेंगे, तो भी वो सपोर्ट करते हैं वहाँ के लोग। आपने एक बात आज और नोट करी होगी, हिना, वो जो पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री है हिना रबानी खान ने, उसने भी ये कहा है कि भाई पाकिस्तान किसी भी सूरत में कश्मीर जीत नहीं सकता डायरेक्ट भारत से युद्ध करके। इसलिए इसका परिणाम ये है कि ये अपन ये जानते हैं कि वो समझ गए। आप कहना चाह रहे हैं कि ये मोदी इम्पैक्ट है, मोदी गवर्नमेंट इम्पैक्ट है जो हिना रबानी खान ने कहा? ये निश्चित रूप से मैंने ये कहा ना, जितने चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने की सरकार ने जो कोशिश करी है उसका परिणाम है कि वो तिलमिला करके ये उसके दर्शकों की राय के बाद लौटता हूं आप दोनों के पास में फिर से। खालिद कुरैशी हैं बीकानेर से और अशोक पंडित जी अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद साहब नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। बताइए। वहाँ के लोगों के बारे में जो बात कही जा रही है वो उनकी मजबूरी है। अगर आप किसी एक परिवार के एक सदस्य के छाती भी या सिर पर बंदूक तान कर कहते हैं कि हमारी सेवा करो, तो करनी पड़ती है उनको। दूसरे में जो मैं कह रहा हूँ, पहले जो हालात थे कश्मीर के उसमें सुधार हुआ है काफी। आर्मी जवाब दे रही है, पहले कभी इस तरह से जो जवाब दिया था आर्मी नहीं दिया था कभी, वो अब दे रही है। चलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद खालिद साहब आपका। अशोक पंडित जी नमस्कार। जी नहीं पारिक साहब नमस्कार। पारिक साहब ये राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय हित का मुद्दा है। मैं एक आधा मिनट लूंगा आपसे। हाँ जी। मैं आपसे ये कहूंगा कि जो अग्रवाल जी कह रहे हैं कि इन्होंने फेंसिंग करवाई, फेंसिंग पिछले 10 साल से वहां पे चल रही है, एक बात। दूसरी बात, जब से मोदी सरकार आई है आज की तारीख में जितने 2 साल में हमारे जवानों शहीद हुए हैं, शायद पिछले 10 साल में इतने नहीं हुए हैं। फिर भी इस सरकार का डीएनए खत्म हो गया, इस सरकार का खून खत्म हो गया। नहीं तो रोज भारत बंद होता था, रोज स्टेट बंद होती थी। ये 2 बातें। तीसरी बात मैं एक और आपसे कहूंगा, आज की तारीख में मीडिया भी और समाचार भी पत्र इसमें लगे हुए हैं कि साहब एनएसजी जो है उसके लिए मोदी जी लड़ रहे हैं मेंबर बनने के लिए। मैं आपके जरिए जनता को बताऊं कि एनएसजी बनी क्यों, क्योंकि इंदिरा जी ने जब 74 में नेकुलर एक्सप्लोजन किया था उसके डर से ये एनएसजी बनी थी, जिसके लिए आज ये लड़ाई। चलिए मुद्दा परे आ गया। मैं सिर्फ आज कश्मीर पर केंद्रित रहना चाहूंगा। धन्यवाद आपकी इस राय के लिए। दिनेश जी सीकर से। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार पारिक साहब। जी सर बताएं। पारिक साहब, मैं कश्मीर के हालात को कुछ पंक्तियों में बयां करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। इस खबर हो रही रुसवा गली गली, इस कदर हो गई तन्हा गली गली, तो जिंदगी सुलग उठी ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली चली तन्हा गली गली। जर्रे जर्रे में जज्ब कतरा कतरा वीर जवान का, शंखनाद सा बोले बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का, हम सब मिलकर फिर बदलेंगे नक्शा पाकिस्तान का। मासूमों की निर्मम हत्या जिहाद नहीं फसाद है, तिरंगे की आन सलामत हर कुर्बानी याद है। उग्रवाद की आग में झुलसी बेटी नाजो पली, बेटी नाजो पली पली कश्मीर की कली, ये कैसी हवा चली, जिंदगी सुलग उठी ऐसी हवा चली। बहुत बहुत शुक्रिया इन पंक्तियों के लिए आपका। जी जला रही है। अब भारत सरकार को किसी और देश पर इंतजार न करते हुए खुद को कोई ऐसा कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने 71 में नक्शा बदला था 2016 या 17-18 तक। बिल्कुल दिनेश जी, चलिए मैं आता हूँ इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुरेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस तस्वीर का रुख अगर कहीं नीति को लेकर बात की जाए मोदी सरकार की, लगता है खामी वहां पर है, फैसले नहीं ले पाते। दिनेश जी ने जैसा कहा। सुनी जी, दिनेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि दिनेश जी कह रहे हैं कि वहाँ किन से वार्ता की जाए, तो देश के प्रधानमंत्री जी बर्थडे में गए थे तो किनको पूछ के गए थे, किन से वार्ता करने गए थे,
किन शहीदों की शहादत पे वो कालिक पोतने गए थे, क्या करने गए थे पाकिस्तान? शंकर जी जानना चाहते हैं आप। देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा भी डिस्टर्ब है दिनेश जी, देश की आंतरिक शंकर अग्रवाल साहब, देखिए शंकर जी आप तो ये बताएं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक नेता नहीं है, तो देश के प्रधानमंत्री किस नेता से वार्ता करके पाकिस्तान गए थे, ये बताएं आप, देश की जनता पूछना चाहती है आपसे। मैंने ये नहीं कहा कभी भी। नहीं, आप कह रहे हैं वहां एक व्यक्ति नहीं है, ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आने दीजिए, जवाब तो आने दीजिए, खुला जवाब देना चाहिए, और जो शहीद भारत के वो लाल, दो बातें, वो बहनों के भाई, वो माँ के बेटे, उनको पहले आप अपनी चाय और पकौड़ों में मत बेचो, पहले चाय और पकौड़ों में उनको शहीद मत करो, इस देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करो और आतंकवादियों को जवाब दो, केवल भाषण मत दो। चलिए शंकर अग्रवाल साहब, बात पूरी। अच्छा, अब ऐसा है, मैंने पहले भी ये कहा था कि कल प्रधानमंत्री जी ने जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर ये कहा है उन्होंने कि हम एक लक्ष्मण रेखा खींचना चाहते हैं बातचीत की भी, क्यों वहाँ भी सत्ता के कई केंद्र हैं और उसके कारण से हमको परेशानी हुई है, तो हम कोई ना कोई एक लक्ष्मण, मैंने उनके मन में ये भी दिमाग में होगा कहीं ना कहीं कि भाई प्रधानमंत्री जैसे मान लो नवाज शरीफ से बात करें या चुनी हुई सरकार से बात करें, या फिर प्रधानमंत्री जी पहले भाषण देते थे तब पाकिस्तान का कौन सा केंद्र था उनके पास? एक मिनट बात करने दो ना, आपकी बात पूरी कर ली मैंने। तो इसलिए उनके मन में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था, प्रधानमंत्री जी लाहौर गए, वहां में जाकर के समझौता किया, ये किया, ये सारा जो वातावरण बना, ये सारा वातावरण आज पाकिस्तान के खिलाफ है। रणवीर जी ने कहा ना कि उफा वाली बात को भी आप ठीक से भुना नहीं पाए, वो समझौता है पाकिस्तान के खिलाफ, आप उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मुझे एक बात बताओ, आप आज इस मंच से नहीं बुला पाएंगे, ये सतालोलूप आदमी है, ये देश बिक जाए, शहीद हो जाए, इनकी सत्ता नहीं जानी चाहिए, ये सत्ता के लिए ही सारा काम करते हैं। वरना मोदी जी अगर ये बात लोग सुन रहे होंगे तो कहेंगे कांग्रेस के लोग सही सुन रहे हैं, लोगों को पता है कि 10 साल तक मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान नहीं गए, पूरे विश्व समुदाय में। मैं उफा पर लौटना चाहूंगा, उफा वाले मसले पर लौटना चाहूंगा। कृष्णा कोरानी है, एक मिनट कृष्णा जी इंतजार की आ रहा हूं, एक मिनट में बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो ये इस मंच पे अपन तय कर रहे हैं, अपने खंडेला जी भी आए हैं, इस मंच पे ये तय करें कि आज देश का जो व्यक्ति शहीद हुआ है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। ये नहीं है कि भाई और कश्मीर हमारा है, देश हमारा है, उसके अंदर कोई घटना हुई है तो आज अपन ये चर्चा बिल्कुल हमारी चिंता उस बात पर भी है कि उस शहीद पर कोई सियासत ना करे और उस शहीद को वोटों का जरिया ना समझे। 2 स्टेटमेंट दिया, उसमें कहीं एक भी लाइन कांग्रेस के बारे में बोलिए तो आप बता। मानचंद खंडेला जी भी हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी रुख करूं। उससे पहले कृष्णा जी नमस्कार। हेलो जी कृष्णा जी। फारिक साहब नमस्कार। बताएं। फारिक साहब आज मुझे सिर्फ आधा या 1 मिनट देना पड़ेगा। हाँ जी बताएं सर। फारिक साहब, मैं पिछले 2 से 2.5 साल हो गए हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बने हुए, और मुझे अच्छी तरह याद है नरेंद्र भाई मोदी ने बड़े मंच पे होके एक बात कही थी कि पाकिस्तान से अगर कोई भी दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज भाई नरेंद्र मोदी के आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के पर्व बैठे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आज ये क्यों मुंह बोटे हुए हैं? आज कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने इससे तक वो दिखा रहा है, आज हम पीछे क्यों हट रहे हैं इस पाकिस्तान के साथ? जब भारत ने हाथ ऐसा एहसास क्यों हो रहा है कि हम पाकिस्तान को लेकर पीछे हैं कश्मीर में? क्या आपके पास ये सवाल है। शंकर जाऊंगा, ब्रेक का कॉल है, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। मानचंद जी आपका भी रुख करेंगे ब्रेक के उस पार। जो सरकार आती है एक दूसरे पे ब्लेम करती है और वो कहती है हम इसको करके दिखाएंगे, पर आज तक हम देखते आए कि कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है, वो एज इट इज़ अपनी जगह पर ही है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये आगे भी कभी सॉल्व हो पाएगा। सरकार अकेले निर्णय नहीं ले सकती है, जनमत जब तक साथ नहीं देगा सरकार अकेले कहीं कुछ नहीं कर सकती, चाहे हम छोटा सा मुद्दा लें या कश्मीर का मुद्दा लें।